महोदय। और ये स्मृति चिन्ह कि हमेशा हमें याद रखें हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जब जब इस स्मृति चिन्ह पर नजर पहुंचे हम सबको इस कार्यशाला को याद रखें। मैं पुनः निवेदन करूंगा श्री प्रियंक कानूनगो जी से और डॉक्टर दिव्या गुप्ता मैडम जी से, वो आए और हमारे माननीय श्रम मंत्री महोदय श्री प्रहलाद पटेल जी का स्वागत करें, सम्मान करें, शॉल पहनाकर, पौधा भेंट करके और स्मृति चिन्ह भेंट करके, और आप सम्मान करिए तालियां बजा करके, तालियां गूंजती रहनी चाहिए आवाज में। देवतुल्य अतिथियों का स्वागत हुआ और अब बारी है स्वागत उद्बोधन की। तो स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री रविंद्र मोरे जी को। वो आए और स्वागत उद्बोधन करें। आदरणीय रविंद्र मोरे जी। मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आज की इस क्षेत्रीय समीक्षा बैठक और परामर्श बैठक में उपस्थित सभी 6 राज्यों के प्रतिनिधि, जिनके अपने बच्चों के ड्रॉप आउट के क्षेत्र में ग्राउंड स्तर पर जो अनुभव है वो आज इस बैठक में अपने विचारों के द्वारा समीक्षा भी करेंगे और हमने आगे क्या योजना बनाना चाहिए कि जिससे हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। आज हमारे बीच में सामाजिक संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है, जिनके लंबे समय से इस क्षेत्र में काफी अनुभव है। उन अनुभवों का भी हमको लाभ मिलेगा। और आज मंचासीन हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री, हम बहुत बार उनको युवा जोश से भरपूर और बच्चों के प्रति संवेदनशील, और मैं तो ये कहूंगा कि अति संवेदनशील ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे आदरणीय मोहन जी यादव हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में ग्रामीण पंचायत एवं पंचायत संस्था के मंत्री एवं श्रम विकास मंत्री हमारे बीच में आदरणीय प्रहलाद जी पटेल जी उपस्थित है। वो भी अति संवेदनशील है और जिन्होंने अनेक वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए अपने अनुभवों के माध्यम से समाज का कल्याण किया है। आप सभी का आज की इस बैठक में मार्गदर्शन मिलने ही वाला है। उसी के साथ में राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष, आज की जो कार्यशाला है, जिस कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय बाल आयोग के माध्यम से हुआ है, ऐसे व्यक्तिमत्व हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, और मैं तो ये कहूंगा कि जिन्होंने राज्य बाल आयोग को जो ऊंचाई पर पहुंचाया है, राज्य बाल आयोग को जो सशक्त किया है, ऐसे माननीय प्रियंक जी कानूनगो हमारे बीच में उपस्थित है। आपका भी बड़ा इस क्षेत्र में काफी अच्छा अनुभव है। कानून के साथ में सामाजिक ताना बाना कैसा विकसित किया जा सकता है, ऐसे आप अनुभवी व्यक्ति हमारे बीच में हैं और आपका भी हमको मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। हमारे बीच में राष्ट्रीय बाल आयोग की मेंबर सेक्रेटरी आदरणीय रूपाली बनर्जी जी उपस्थित है। राज्य बाल आयोग के सदस्य उपस्थित है। राष्ट्रीय बाल आयोग के सदस्य आदरणीय दिव्या दीदी भी उपस्थित है। आप सभी के बीच में आज की कार्यशाला मुझे लगता है कि हमारे जो हमने विषय को चुना है, ड्रॉप आउट बच्चों की समीक्षा और उसका निराकरण,
ये लगातार होने वाली बैठकें हैं। ऐसा नहीं है कि नई बैठक है, लेकिन ये बार बार इसलिए होते रहना चाहिए कि हम जिस दिशा में हम जो कह रहे हैं कि हमारे देश का जो भविष्य है बच्चे हैं, और 40% जिसको 40% भारत देश का जो पॉपुलेशन है उसका बड़ी संख्या जो है बच्चों की है। हम यदि बच्चों की सही समय पर चिंता कर लेंगे तो हमारे भारत का भविष्य उज्जवल रहेगा, ऐसा हम सबका मानना है। मैं इस अवसर पर हमारे सबके अनुभव भी है कि हर प्रतिवर्ष 5वीं से पास आउट होने वाले बच्चे जो उनका एनरोलमेंट संख्या होती है उसमें लगातार ड्रॉप आउट बच्चों का वृद्धि का परसेंट वृद्धि नहीं रहता है, यानी कम नहीं होता। इसी प्रकार से 8वीं में जो इनरोलमेंट में जो बच्चे हैं और जो 9वीं में जाते हैं तो 8वीं में भी ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये हम सबके लिए एक चिंता का विषय है और राज्य बाल आयोग भी क्षेत्र में अलग अलग भूमिका निभाते हुए कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए अभी हमारे अपने मंत्रिमंडल में श्रम तथा पंचायत ग्रामीण विकास मंत्रालय का काम संभाल रहा, जिनमें विस्तार से अपनी बात कही श्रीमान प्रहलाद पटेल जी। इस अवसर पर प्रियंक कानूनगो जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल आयोग, आपकी भावना से हम सब अवगत हुए हैं, आपने विस्तार से बात कही। श्री रविंद्र मोरे जी, अध्यक्ष राज्य बाल आयोग, श्रीमती रूपाली बनर्जी, और इस अवसर पर समस्त आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, सारी बातें आ गई है। हम सब जानते हैं कि भारत का अपना चरित्र आदिकाल से, भारत की अपनी जीवन शैली, हमारी अपनी संस्कृति, हमारी सभ्यता दुनिया में सदैव एक आदर्श के रूप में दुनिया में जानी जाती है। इसीलिए कहने के लिए कहते हैं कि भारत दुनिया का विश्व गुरु बनना चाहता है, या उसकी अपनी अगर महत्वाकांक्षा पूछी जाए तो वो कहेगा कि मैं दुनिया का विश्व गुरु बनूंगा, या विश्व गुरु का दर्जा उनको मिलेगा। जब विश्व गुरु की बात करते हैं तो विश्व गुरु का अर्थ क्या हुआ? गुरु का अर्थ हमको समझना पड़ेगा। गुरु का अर्थ है पूरे अर्थ में अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाना। दोनों शब्द गु और रू का अर्थ निकालेंगे तो गु मतलब अंधेरा, रू मतलब प्रकाश। तो अंधेरे से प्रकाश को ले जाने वाले मार्ग पे चलने वाली संस्कृति दुनिया में अगर कहीं जानी जाती तो भारतीय संस्कृति के नाते से उसकी पहचान है युगों युगों से। कई सारे देश दुनिया में जो प्रभुसत्ता चाहते हैं, धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, अपना दायरा, अपना प्रभाव चाहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है जिसके दो शब्द में सारी बातें आ जाती, जियो और जीने दो। अब ये कितना सरल शब्द है जिसका अर्थ हम अपने आप में समझ सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम तो सबके सुख की कामना करते हैं, सभी के बारे में जो अच्छा हो सकता है। अब जब समग्र की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि उसमें बाल तो परमात्मा का आशीर्वाद है। बालक की बात करते हैं तो बालक को हम भरत के रूप में देखते हैं, जिसका चित्र हमारे लिए पूरे पुरुषार्थ और एक पराक्रम की तरफ ले जाने वाले मार्ग पे खड़ा कर देता है। और वह हर युग में देखो ऐसे कितना हमारा अच्छा उदात्त सांस्कृतिक चरित्र भी है, इतिहास भी है। हम सब जानते हैं भगवान राम के उस दौर को याद कर लें जब दशरथ जी से विश्वामित्र अपने उनके बालक मांगने आए। केवल कल्पना करो कि अगर विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम और लक्ष्मण नहीं जाते और राम जी के जाने बोलने देने के पहले जैसे दशरथ जी ने कहा मेरी सेना ले जाओ, मेरे से क्या मांग रहे हो वो सब दे दूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, हम तो आपके बालक चाहते हैं। और बालकों के रूप में उनने उनका कितना उज्जवल भविष्य देखा होगा, उनका पराक्रम देखा होगा कि बालक जब घर से कदम बढ़ाते हैं और उनको चुनौती मिलती है, उनके गुरु उनकी क्षमता योग्यता के हिसाब से उनको टारगेट देते हैं, लक्ष्य देते हैं, तो मारिच बहू को तो मारते ही मारते हैं, अपने पराक्रम पुरुषार्थ का झंडा गाड़ते गाड़ते धनुष यज्ञ तक जाते हैं और माता सीता को वर्ण करके लेके आते। और वो काल हो या 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का काल, बालकों के पराक्रम से ये अपना देश का रोम रोम पुलकित
आनंदित होता रहता है। भगवान कृष्ण ने कंस को भले ही मार दिया, लेकिन शिक्षा का महत्व क्या है ये हमारे आयोग का उस दृष्टि से आपने अध्यक्ष जी ने सही कहा है। 11 साल की उम्र में कभी उस समय उसके पहले तो वो गए नहीं किसी आश्रम में गुरुकुल में शिक्षा विद्या के लिए, लेकिन हमारा कोई और देश का इतिहास होगा कि कोई सत्ताधीश को हटाता तो सत्ताधीश को हटाने के बाद वो अपनी कुर्सी पाता है, लेकिन ये हमारे देश का इतिहास है कि सत्ता से बड़ी कुर्सी है, ये कुर्सी से बड़ी शिक्षा, और शिक्षा से व्यक्ति का समग्र जीवन ध्यान। आप केवल कल्पना करें कि कंस के उस घटनाक्रम में भगवान शिक्षा ग्रहण करने नहीं आए, तो उनका विराट स्वरूप, वो पवित्र गीता, कदम कदम पे उनका जीवन का प्रत्येक एक एक घटनाक्रम ये क्या इस प्रकार का बन सकता था। लेकिन ये शिक्षा का ही कमाल है, ये शिक्षा के कारण से भगवान का जीवन हम सब के लिए पाथेय के रूप में काम आता है। और शिक्षा का अनुशासन का भी उदाहरण देख लो, शिक्षा में दक्ष व्यक्ति अपनी सेना भी रखेगा तो सेना के अनुशासन का सर्वोच्च उदाहरण है। गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से बात रख रहे हैं, तो लोग अपन कहेंगे गीता किसके लिए कही है, तो कई बार मजाक करने वाले बोल देते हैं लोग कि गीता अर्जुन को युद्ध में उकसाने के लिए कही गई भगवान के बारे में, ऐसे मानने वाले भी है। वो युद्ध करना नहीं चाहता था, लेकिन युद्ध करवा करके भगवान माने, ये भी एक पक्ष है। लेकिन ये पक्ष अधूरा। कोई गीता को या उस दृश्य को अगर थोड़े गहरे ढंग से देखेगा तो आप अंदाज लगा लो भगवान ने उस युद्ध में जितना अपना स्वयं का नुकसान उनका हुआ उतना तो अर्जुन का भी नहीं हुआ। भगवान ने गीता के माध्यम से अपनी आत्मा से साक्षात किया है। जब अपनी कोई व्यक्ति, आप कल्पना करो हमारे यहाँ से कोई काम करने वाला सहायक हमारा, किसी को चोट लग जाए तो हमको नींद नहीं आती, किसी को खून निकल जाए तो हम द्रवित हो जाते हैं। भगवान की पूरी सेना, छोटा सिपाही से लेकर बड़े से बड़ा सारे अधिकारी केवल आदेश से सामने कौरव के पक्ष में खड़े थे, और वो जो तीर चल रहे थे वो तीर अर्जुन जो मार रहा था तो वो अर्जुन के तीर केवल अर्जुन के दुश्मनों को नहीं लग रहे, भगवान के सबसे प्रिय सेना नायकों को, सिपाही को। और ये भी अनुशासन का कितना बड़ा उदाहरण है कि उस पूरी सेना का एक भी सिपाही, एक भी अधिकारी, कोई भागा नहीं और कोई बचा नहीं, केवल एक आदेश के सामने खड़े हुए वो सेना के सारे सूरवीर जिनने भगवान कृष्ण को उस युद्ध में बड़ी से बड़ी जीत दिलाने में अपनी भूमिका अदा करी। तो इतनी दक्ष सेना को रखने के लिए गुरुकुल की आवश्यकता होती कि नहीं होती, अनुशासन के लिए जीना एक बार है, लेकिन जी करके जो उत्कृष्ट उदाहरण बना दे। मृत्यु कितनी बार आई, जन्म भी एक बार होता, जिसको जन्म हुआ वो मरेगा, और ये जन्म और मृत्यु के बीच में अधरों पे जो खिलने वाली उनकी मुस्कान है, ये जीवन का सार जीवन देती है कि लोग अपने जीवन में ऐसा मान के चलते हैं हर एक कोई अमर है, लेकिन अमर नहीं है, एक न एक दिन मरना है। लेकिन आने और जाने के क्रम में हमसे जो अच्छे से अच्छा हो जाए वापस वही गुरु परंपरा पे ले जाता है, जो मैंने प्रारंभ में बात कही है। तो ये जो परंपरा हमारी अपनी संस्कृति की है, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें जिन्होंने इस बात को कई घटनाक्रम में एहसास कराया। जब वो अपने बच्चों से बात करते हैं परीक्षा के पहले, तब भी हमको वही दिखाई देते हैं। उनके स्वयं के जीवन से देख लो, जब चाय वाले के रूप में अपनी जीवन की उस घटना से निकल के जाते हैं तो शिक्षा के लिए चाय की दुकान चलाते चलाते भी स्कूल को भी क्या महत्व देते, ये भी हमको दिखाई देता है। और ये वहां भी दिखाई देता है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है और हमारे 20,000 से ज्यादा बच्चे फंसे रहते हैं, तो शासन का संचालन उतनी कठिनाई से पढ़ने वाला विद्यार्थी संचालन कैसे करता है कि रूस और यूक्रेन दोनों की सेना हथियार डालती है, 3 दिन युद्ध रुकता और हमारे सारे बच्चे निकल करके हमारे साथ आते। ये उदाहरण हम सबको एहसास कराते हैं कि वास्तविकता में हमारे अपने काम का महत्व क्या है। मेरी अपनी ओर से राष्ट्रीय बाल आयोग अधिकार जो चाहेंगे आप आयोग के माध्यम से, ये पूरा प्रदेश आपका है। बहुत पवित्र उद्देश्य आप लेके चल रहे हो। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट का शिकार न हो, जिसके जीवन में शिक्षा की जरा सा भी गुंजाइश है वो अपनी शिक्षा में दक्ष होकर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।
धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनके उद्बोधन से लेसन से हम सब बहुत ही प्रभावित हुए और छोटे छोटे एग्जाम्पल से दिल को जीत लिया है उन्होंने। और उन्हें ये विश्वास दिलाते हुए कि बच्चे अपने कितने अच्छे, इनका मान रखेंगे हम, और बच्चों की मुस्कानों से अब हिंदुस्तान रचेंगे हम, बच्चों की मुस्कानों से अब हिंदुस्तान रचेंगे हम। और ये ठान लिया है हम सबने, और आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि इन बच्चों की मुस्कानों तो गूंजेगी हमारे विद्यालय में। साथियों, आभार प्रदर्शन के लिए मैं बड़ी विनम्रता से आमंत्रित कर रहा हूँ सदस्य सचिव श्रीमती रूपाली जी। तो ये इस कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, बच्चों को, यहाँ पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन, स्कूल में बच्चों के ड्रॉप आउट कम करने पर चर्चा। क्षेत्रीय कार्यशाला में संबोधित करते हुए तमाम बातों का जिक्र किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पहुंचे और हर बच्चा पढ़ाई करे, उसी को लेकर प्रेरित किया जा रहा है। और क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। जो बच्चों के अधिकार हैं, उन अधिकारों का हनन ना हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ लिख सकें, कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। और साथ ही ज़रूरी कदम उठाए जाएं, इस तरह की भी बातें कही गई। जागरूकता की जो कमी है, जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता लाई जाए। बच्चे स्कूल पहुँचें, उसको ध्यान में रखते हुए क्या कदम उठाए जा सकते हैं बच्चों के हितों के लिए, ताकि बच्चे प्रेरित हों। पढ़ाई लिखाई करके अपना जीवन संवारा जा सकता है, एक नेक इंसान बना जा सकता है। यही कोशिश है कि जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए।